नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। आज देश, भारत देश, मैं तो एनआरआई हूँ, लेकिन मैं आपको इसके लिए जगाने की कोशिश, क्योंकि यहाँ तो ये देश जागा ही है, लोग जागते हैं, लोकशाही आज जिंदा है, गलत को गलत कहने वाले हैं, यहाँ का मीडिया सब कुछ बोल देता है, यहाँ के मेयर हो, गवर्नर हो, सेनेटर हो, वो अपनी गाड़ी खुद चलाते हैं, घूमते हैं, पब्लिक में घूम सकते हैं। वो भारत में नहीं है। वो कमांडो के साथ आज 2 करोड़ नेता हो गांव से शहर और देश में पैदा कर दिए हमने। म्यूनसिपालिटियों में, गांवों में, विधानसभाओं में, लोकसभा में, राज्यसभा में कितने सारे गवर्नर्स, राष्ट्रपति भवन में बैठा राष्ट्रपति, ये इतने बड़े नेता, इतने बड़े राजा हमने पैदा कर दिए। शर्मनाक हैं। कितने सारे आश्रमों में बैठे साधु संत जो व्यभिचार करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, उसकी हम पूजा करते हैं। हम मंदिरों में दान देते हैं, लेकिन गरीब की झोली आज खाली है, उसको हम नहीं देखते हैं। आसाराम को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने वाला वकील पीसी सोलंकी के इस आत्मकथन को पढ़कर आपके रुआड़े खड़े हो जाएंगे कि समझ आया कि ये देश किसके सहारे चल रहा है। मैं आज इस सोलंकी जी को सलाम करता हूँ। इस देश के हीरो, जो हीरो नहीं है, उनके नाम जानने हो तो उन नामी गिरामी वकीलों की लिस्ट पढ़ लेना जिन्होंने आसाराम की पैरवी की। 15 मिनट में जज ने अपना फैसला सुना दिया था। वो 15 मिनट उनकी जिंदगी के सबसे बड़े भारी 15 मिनट थे। एक एक पल जैसे पहाड़ की तरफ बीत रहा था। पूरे समय उनकी आंखों के सामने पीड़िता और उनके पिता का चेहरा घूमता रहा। जज जब फैसला सुनाकर उठे तो लोग उसे बधाइयाँ देने लगे। उनका गला रुंध गया था, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। एक वो वकील, मुकदमे लड़ना, कोर्ट में पेश होना, वो उसका पेशा है। लेकिन जिंदगी में आखिर कितने ऐसे मौके आते हैं जब आपको लगे कि आपके होने का कोई अर्थ है। उस क्षण उसे लगा कि उनके होने का कुछ अर्थ है, कि मेरा जीवन सार्थक हो गया, उसे लगा। मैं ऐसी इंसान की कहानी आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ जो मैंने आज तक नहीं सुनी थी। उनका जन्म राजस्थान के एक साधारण परिवार में हुआ था। घर में 3 बहनें थी और आर्थिक तंगी। पिता रेलवे में मैकेनिक थे। उनका बचपन से सिलाई, उसकी माँ बचपन से सिलाई का काम, और माँ का एक दिन में 30-40 शर्ट सिलती थी। पिता बेहद साधारण थे और माँ अनपढ़, लेकिन दोनों की एक ही जीत थी कि बच्चों को पढ़ाना है, और सिर्फ लड़के को नहीं, लड़कियों को भी। और उनकी 3 बहनें जो आज से 30 साल पहले पोस्ट ग्रेजुएट किया, नौकरी की, और उनकी बहन नर्स और एक टीचर हैं। जब वो वकील के पेशे में आने का फैसला किया तो उनके गुरु ने कहा था कि वकालत बहुत जिम्मेदारी का काम है। इस पेशे की छवि समाज में बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि मैंने ज़्यादातर 40 से 45 साल तक मैंने कोर्टों को देखा, गुजरात की कोर्टों को देखा, हाई कोर्ट, कोऑपरेटिव, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, लेबर कोर्ट, फिर ट्रिब्यूनल, कोऑपरेटिव ट्रिब्यूनल्स, एजुकेशन ट्रिब्यूनल, सब मैंने देखा। हाई कोर्ट देखा, खुद केस लड़ा, और मैंने देखा कि न तो जजों को पड़ी है, न तो जज जो बैठकर फैसला ले रहे हैं। वकील मुदत पर मुदत डाल देते हैं। एक केस से अपील एडमिट होके 25-30 साल तक कोई बोर्ड पर नहीं आता है। किस तरह का न्याय तंत्र है, किस तरह देश चलता है। मुझे शर्म आती है कहने, क्योंकि मैंने खुद ये देखा है।
जब मैं उन्होंने आसाराम के खिलाफ पीड़िता की तरफ से मुकदमा लड़ने का फैसला किया तो बहुत धमकियाँ मिली, पैसों का लालच मिल गया। तमाम कोशिशें हुई कि किसी भी तरह से मुकदमा छोड़ लूँ, लेकिन हर बार उसे वह दिन याद आता जब पीड़िता के पिता पहली बार उनसे मिलने कोर्ट आए थे और साथ में वो लड़की थी, बेहद शांत, सौम्य और उसकी आंखों में गंभीर थी और चेहरे पर बहुत दर्द। पिता बेहद निरीह थे। कहानी फिर से मैं कहता हूँ कि जब पीड़िता के पिता पहली बार उनसे मिलने कोर्ट आए थे, साथ में वो लड़की थी बेहद शांत, सौम्य और बुद्धिमान। उसकी आंखें गंभीर थी और चेहरे पर बहुत दर्द। पिता बेहद निहित थे, लेकिन इस दृढ़ निश्चय से भरे हुए कि उन्हें यह लड़ाई लड़नी ही है। यह लड़ाई इसलिए लड़ पाया क्योंकि पीड़िता और उसका परिवार एक क्षण के लिए अपने फैसले से डिगा नहीं। अगर वकील अच्छा हो, डॉक्टर अच्छा हो, तो आपको भगवान से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। और सामने बैठा, जज की कुर्सी पर बैठा इंसान अगर सच में दिल से जजमेंट देना चाहता है, ईमानदारी से, बुद्धिमत्ता से, अच्छी सोच के साथ, बिना डरे, तो दुनिया में आपको भगवान को पूछने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लड़की ने बहुत बहादुरी से कोर्ट में खड़े होकर बयान दिए। 94 पन्नों में उसका बयान दर्ज है। तकलीफ बहुत थी, लेकिन वो पर्वत की तरह अटल रही। लड़की की माँ 19 दिनों तक कोर्ट में खड़ी रही और 80 पन्नों में उसका बयान दर्ज हुआ। पिता रोते रहे और बोलते रहे। 56 पन्नों में उसका बयान दर्ज हुआ। जब एक बेहद साधारण सा परिवार इतने ताकतवर आदमी के खिलाफ इस तरह अटल खड़ा था, तो एक वकील कैसे हार मान सकता था। 2014 में जिस दिन वकालतनामे पर साइन किया, उस दिन के बाद से मुकदमा ही उनकी जिंदगी, वकील की जिंदगी बन गया। 4.5 साल ट्रायल चला। इन 4.5 सालों में रोज कोर्ट गया, 8 बार सुप्रीम कोर्ट में पेशी हुई, 1000 बार से ज़्यादा ट्रायल कोर्ट में पेश हुआ। जितना मामूली पीड़िता का परिवार था, उतना ही मामूली वकील था। इस तरफ एक वकील था और दूसरी तरफ से देश की राजधानी में बैठे कद्दावर वकील। सबसे पहले आसाराम को जमानत दिलवाने के लिए आए राम जेठमलानी। जमानत याचिका रद्द हो गई। फिर आए KTS सुल्की, लेकिन आसाराम को कोई राहत नहीं मिली। फिर आए सुब्रमण्यम स्वामी। न्यायालय में 40 मिनट तक इंतजार किया, लेकिन फैसला उनके पक्ष में आया। फिर आए राजू रामचंद्रन, लेकिन जमानत याचिका फिर खारिज हो गई। सिद्धार्थ लुथरा ने अभियुक्त की तरफ से कोर्ट में पैरवी की। इस केस में आसाराम की तरफ से देश का तकरीबन हर बड़ा वकील पेश हुआ। पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने आसाराम की पैरवी की। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज यू ललित आए। सलमान खुर्शीद, सोली सोराबजी, विकास सिंह, SK जैन, सब ने एड़ी चोटी के जोर लगा दिए। 3 बार सुप्रीम कोर्ट से आसाराम की जमानत याचिका खारिज हुई। कुल 6 बार अभियुक्त ने जमानत की कोशिश की और हर बार फैसला लड़की के पक्ष में, वकील के पक्ष में आया। लोग कहते थे कि वकील को कहते थे कि तुम्हें डर नहीं लगता, और वो वकील कहता कि मेरी 80 साल की माँ और 85 साल के पिता को भी डर नहीं लगता। जब आप सच के साथ होते हैं तो मन, शरीर सब एक रहस्यमय ऊर्जा से भर जाता है। सत्य में बड़ा बल है। आत्मा की शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं। उनके पास धन, वैभव, सियासत का बल था, और वकील के पास उन अपनी आत्मा के बल पर
खड़ा रहा, उनके परिवार के साथ था। उनकी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी। वे बस इतना समझती हैं कि एक आदमी ने गलत किया, बच्ची को न्याय मिले, और उसे सच की लड़ाई लड़ना देख उनके पिता को बूढ़ी आंखों में गर्व की चमक दिखाई देती थी। वे उनसे भी ज़्यादा निडर थे। 85 साल की उम्र में भी बिल्कुल स्वस्थ 3 मंजिला मकान की अकेले सफाई करते। पत्नी खुश है। एक लड़की के हक के लिए वो लड़ रहा था। जो ये आर्टिकल्स जिसने फेसबुक पर लिखा, मैंने सोचा कि आज के ज़माने में जो 50,000 करोड़ की संपत्ति के मालिक आसाराम जितना खरीद सकते थे, खरीद रहे थे, और उन दिनों सारा हिंदुत्व इसे अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत सनातन संस्कृति पर हमला बता रहा था। पीड़िता और पीड़िता के पिता के पहले मददगार बने एसीपी लांबा और दूसरे वकील पीसी सोलंकी और आसाराम के गुरु को बनाम भक्तों द्वारा अनेक गवाहों कर जानलेवा हमले करते हुए उन्हें मौत के घाट उतार देने के बावजूद भी पीसी सोलंकी हिमालय की तरफ अटल रहे। इन्हें हृदय से मैं सत 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 नहीं हजारों सलाम करता हूँ। तो आप अगर ईमानदार हैं, देशभक्त हैं, औरतों के प्रति संवेदनशील हैं, वो तो नारी संसद में बैठकर तालियां बजाती हैं, विरोध पक्ष के नेताओं को गालियां देती हैं, लेकिन उनके पक्ष के जो व्यभिचारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उन सबको अपने पक्ष में आज तो ये मुखिया जो समा रहे हैं, भ्रष्टाचार का समुद्र बना दिया है। मुझे कहने में शर्म आती है, वो भी आसाराम की शरण में जाकर नाच करते थे, डांस करते थे। ये लोग सत्ता में आज बैठकर बहनों के लिए कायदा बनाने की बात करके विरोध पक्ष को गालियाँ देते हैं। शर्म आती है गुजरातियों के लिए, शर्म आती है भारत के 140 करोड़ के लिए, जो लोग आज वोट देकर इन दरिंदों को सत्ता में बिठाते हैं, जो मूढ़ीपतियों के गुलाम हैं, भ्रष्टाचारियों, व्यभिचारियों के दलाल हैं। ऐसे लोगों के लिए आप वोट करते हो, तब मेरा जैसा हिंदुस्तान में जन्मा, भारत में, गुजरात में शिक्षा हजारों लड़कों को दी, आज अमेरिका में बैठकर मुझे शर्म आती है कि आप क्या कर रहे हो। आप गांधी और सरदार का ये गुजरात को बदनाम कर रहे हो। इस संत की भूमि, विवेकानंद की भूमि, रामकृष्ण परमहंस की भूमि, टैगोर की भूमि, सुभाष चंद्र बोस की भूमि, जवाहरलाल नेहरू की भूमि, शहीद वीर भगत सिंह की भूमि को आप बदनाम कर रहे हो। आपको शर्म आना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगता है, आप सच्चे दिल, ये वीडियो इतना ज़्यादा शेयर करो। और आज वो राजकारणी जो इन लोगों के पूजा करते हैं, करोड़ों रुपये की ज़मीन दबाकर बैठ गए हैं। ये जजीज, शर्मनाक बेशर्म जजीज उनको जमानत देते हैं। तब याद रखना, ईश्वर है जो आपको सजा देने वाला है। तो आखिरी बात, जैसा कि आप सबको पता होगा कि आसाराम को कुछ माह पूर्व जमानत मिल गई है, लेकिन ये पुराना लेख है। अगर आप चाहे तो इस जैसे दरिंदों को प्रजा सजा दे सकती है। यही आज का पैगाम।